नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी एडवांस जीके 2 की क्लास है तो इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट 30 से 35 क्वेश्चन जो कि बेसिक जीके नहीं है, उससे थोड़ा एडवांस लेवल है। कल की जो हमारी क्लास थी वो बहुत अच्छी रही और आज उसमें और भी हमने इंप्रूवमेंट किया, वो आपको दिखाई भी दे जाएगा। तो चलिएगा, आज के जो हमारे क्वेश्चंस आप पहले सुन लीजिएगा कि क्या आपको ये चीज आपने पढ़ी हुई है। अगर नहीं पढ़ी हुई तो किताब उठाइएगा और नोट डाउन कीजिएगा। जैसे आज हम डिस्कशन करेंगे रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है, क्यों प्रकाशित करता है, जो प्रकाशित करता है उसकी स्थापना कब हुई, उसका भाई कौन से देश में उसकी स्थापना हुई। उसके बाद हिमालय लव नहीं, हिमालय क्या है, बिल्डिंग है, माउंटेन है, कहां ये है, इसका किस में यूज किया जाता है, इससे रिलेटेड ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो सब हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद भाई वैष्णव जनतो तन्ने कहिए पीर पराई जाने रे, वैष्णव जनतो तन्ने कहिए पीर पराई जाने रे, ये भजन किसका है भाई? यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा गया अभी रिसेंटली। उसके बाद इस भजन से रिलेटेड राष्ट्रीय आंदोलन के कौन से प्रमुख नेता जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है तो नोट डाउन आपने इसको करना है। उसके बाद बीज बचाओ आंदोलन, मैत्य आंदोलन, साइलेंट वैली, बिश्नोई आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलन हम करने वाले हैं आज की क्लास में। उसके बाद भी खाना काहो शब्द या खाना काहो किससे संबंधित है, सूफी कब आए भारत में, सूफी आंदोलन क्या था, ये सारा डाटा आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने वो है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक थोड़ा स्पीडली मैं आपको करवाऊंगा भाई, ठीक है, क्योंकि एडवांस लेवल के बेसिक चीजें आपको नहीं करवाऊंगा। रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है। नेचर का संरक्षण करने के लिए एक ये यूनियन है। यूनियन का मतलब क्या होता है? मतलब कि जब कुछ एनजीओ को मिला के बनाया गया, कुछ लोगों को मिला के, तो ये कई एनजीओ से मिलके, कई एनजीओ से, या फिर आप बोल सकते हो सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन, कई संगठनों से मिलके एक ये यूनियन है। और ये क्या करती है? एक बुक प्रकाशित करते हैं जिसका नाम है रेड डाटा बुक। और इसमें क्या करती है कि जो पर्यावरण के लिए खतरा है, हमारे जो आने वाली जो भी किसी भी प्रकार के, चाहे वो पेड़ पौधे हैं चाहे जीव जंतु है, अगर उनमें किसी भी प्रकार का खतरा है, उनकी जाति लुप्त होने वाली है, तो उसके बारे में ये बताती है। ये बताएगी कि कौन सी जाति लुप्त होने वाली है, कौन सी जाति लुप्त होने के कगार पर है, कौन सी जाति हमारे लिए वल्नरेबल है, तो वो सारा का सारा ये डाटा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, IUCN की स्थापना कब हुई? 1948 में भाई, 1948 में IUCN की स्थापना हुई। और 1948 में आपको पता होगा दोस्तों, गेट की भी स्थापना हुई थी, जो आगे चल के क्या बन गया था हमारा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बन गया था? 1995 में। WTO को पहले किस नाम से जानते थे? गेट के नाम से। WTO का काम क्या है? जो विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसको सुगम करने के लिए, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और यूएसए के बीच में जो हम लोग आयात निर्यात करते हैं, उसको सरल बनाने के लिए WTO की स्थापना की गई थी भाई, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे H1B वीजा के बारे में। H1B वीजा बताइएगा किस देश से संबंधित है ये H1B वीजा। और अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको नहीं मिले, कितने आपने पहले से पढ़े हुए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए मुश्किल क्वेश्चन ढूंढ के लेके आ रहा हूं, नहीं, मैं आपके लिए थोड़े ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जो आप सामान्यतः क्लासेस में नहीं पढ़ते हो। H1 वीजा भाई किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएसए के द्वारा, राइट।
अभी 65,000 लोगों के संबंध में इन्होंने जारी किया था, उससे रिलेटेड कुछ पॉलिसियों में चेंज किया था। दूसरा एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या H1B वीजा से यूएसए की नागरिकता मिल जाती है? नहीं भाई, H1 वीजा किसके लिए है भाई? अस्थायी रूप से यूएसए में निवास करने के लिए, अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए वहां पर काम करने वाले लोगों को ये वाला वीजा दिया जाता है यूएसए के द्वारा। तो चलिएगा, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है हिमालयन यऊ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है हिमालयन यऊ। कई ये वाली चीजें आपको, हिमालयन यऊ, ठीक है, लव नहीं है ये, यऊ है ना, क्योंकि आपको तो लव ही सुनाई दे रहा होगा, लेकिन ये क्या है? यऊ है। इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि किसी कंफ्यूजन में ना रहो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जामिनर यही पूछेगा, हिमालयन यऊ क्या है? तो दोस्तों हिमालयन यऊ क्या है? कि पौधा है, राइट। दूसरी बात भाई, किस प्रकार का है भाई? ये भाई सदाबहार पौधा है। सदाबहार आपने सुना होगा ना कि भाई उष्णकटिबंधीय या फिर भाई आप सदाबहार, ठीक है, या फिर कंटीले, किस प्रकार का है? सदाबहार मतलब पूरे वर्ष ये हरा भरा ही रहता है। उसके बाद ये पौधा कहां पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। पूरा फॉर्म लिख लेना, अरुणाचल प्रदेश में भी। उसके बाद भाई इस पौधे का यूज कहां होता है? इस पौधे का यूज होता है कैंसर में। कहां यूज होता है? कैंसर की इससे दवाई बनती है। किससे बनती है भाई? इस पौधे की जड़ से क्या निकालते हैं हम? टक्सोल नाम का पदार्थ निकलता है, टक्सोल, और जिसको मॉडिफाई करके हम किस में यूज करते हैं? कैंसर में यूज करते हैं, राइट। उसके बाद दोस्तों देखो, यहीं से मैं कोरिलेट कर लेता हूं, सदाबहार ये पौधा है। तो सदाबहार जो हमारे पेड़ पौधे हैं, सदाबहार पेड़ पौधे भारत में कहां कहां पाए जाते हैं? भी सदाबहार पेड़ पौधे हमारे वहां पाए जाएंगे जहां पर 200 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा होती है। कहां पर? 200 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा। 200 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा कहां होती है भाई? हमारे पश्चिमी घाट में। कहां पर? पश्चिमी घाट में। उसके बाद उत्तर पूर्व भारत में। उत्तर पूर्व भारत में देखिएगा, भारत में वर्षा कैसे होगी? जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये हमारा कौन सा सागर है? अरब सागर है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। अब जो हमारी जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनों से होती है। तो यहां से जो हमारी दक्षिण पश्चिम मानसूनें आएंगी तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई के कारण यहाँ पर बारिश करती है। उसके बाद यहाँ पर जाके जो ये हमारा है, ये वाला जो भाग हमारा पूर्वोत्तर भारत, तो आपने सुना होगा कि भी सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं पर होती है। तो फिर उसके बाद ये पूर्वोत्तर भारत में होती है। फिर ये वाली पौने अपना इधर आ जाती हैं। इधर से ये कुछ गुजरात वाली जो पौने हैं, बंगाल की खाड़ी वाली इधर आ जाते हैं, और ये हमारे उत्तर भारत में भी बारिश करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत में जो बारिश होती है वो पर्वतों के टकराने से नहीं होती। वो कहां से होती है? ये वाली जो हमारी मानसून पौने हैं और इधर वाली जो मानसून पौने हैं, जब दोनों मानसून पौने आपस में टकराती हैं तो राजस्थान के कुछ भाग में, हरियाणा में और यूपी में बारिश करती हैं। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर भारत में वर्षा कैसे होती है? उत्तर भारत में उत्तरी जो मानसून है और ये वाली मानसून, दो मानसूनों के आपस में टकराने से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा कि भी भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किन पौनों से होती है? अगर देखो वर्षा की बात चल रही है ना, तो सबसे ज्यादा वर्षा, देखो मैं कोरिलेट कर रहा हूं कहीं से कहीं, क्वेश्चन है किसी चीज का, लेकिन कहीं कहीं हम जा रहे हैं तो जो वर्ड मिल जाए वहीं से हमने जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन करना है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम में मानसूनों से भी। किससे? दक्षिण पश्चिम में मानसूनों से वर्षा होती है। उसके बाद भाई एग्जामिनर ये पूछता है कि भी जो इधर हमारा एक तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में वर्षा किससे होती है? जब हमारी ये पौने भारत में वर्षा करते हैं और जब ये वापिस लौटती हैं तो तमिलनाडु में वर्षा कैसे होती है?
वापिस लौटते हुए पवनों के कारण, वापिस लौटते पवनों से कहां पर बारिश होती है? तमिलनाडु में। या फिर एग्जामिनर कई बार ये बोल देता है, जैसे ये भारत है, इधर वाला भाग कौन सा है? मालाबार तट, और ये वाला कौन सा है? कोरोमंडल। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इस वाले भाग को, ये वाला यहां तक, ऊपर तो दूसरे आ जाते उत्तरी सरकार वगैरह, तो ये हमारा कोरोमंडल तट। तो कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है, तो कोरोमंडल तट पर बारिश कैसे होगी? क्या दक्षिण पश्चिम मानसूनों की वजह से होगी? नहीं भाई, लौटते हुए मानसून की वजह से यहाँ पर बारिश होती है। उसके बाद आसान सा क्वेश्चन बताइएगा, भारत की जलवायु कैसी है? तो अगर मैं भारत की जलवायु की बात करूं, इंडिया की जलवायु, तो भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। एक बार इसको हम कभी रिकैप देख लेते, उसके बाद कुछ और पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। हमने डिस्कशन किया है हिमालय क्या है? एक पौधा है, कहां पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस प्रकार का पौधा है? सदाबहार पौधा है। कहां यूज होता है? कैंसर में। इसकी जड़ से क्या निकाला जाता है? टक्सोल। और ये सदाबहार पेड़ पौधे कहां पाए जाते हैं? जहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। 200 सेंटीमीटर वर्षा कहां होती है? पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी घाट, उत्तर पूर्वी भारत में। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती, किससे होती है? किन पवनों से? दक्षिण पश्चिम मानसूनों से होती है। उसके बाद भाई तमिलनाडु में वर्षा कैसे होगी? वापसी लौटते हुए पवनों से। और हमारे देश की जलवायु कैसे? मानसून। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिएगा, जो भारत की जलवायु वाला टॉपिक है उसमें से जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन और रह गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको मैं अभी के अभी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भी भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है? भी भारत की जलवायु मानसूनी तो है, उसके बाद कटिबंध भी होते हैं। कटिबंध का मतलब है कि भी अलग अलग जलवायु प्रकार के होते हैं, कि भी जैसे कि भी ये हमारा कर्क रेखा है। कर्क रेखा पता है दोस्तों, भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से ये गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। लेकिन समुद्र तटीय रेखा कितने से? 9 राज्यों से। तो कर्क रेखा जो हमारे 8 राज्यों से ये गुजरती है, कर्क रेखा के उत्तर वाला जो भारत है, उत्तर में हमारी कौन सी जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु? शीतोष्ण कटिबंधीय। और नीचे वाले दक्षिण वाले भाग में कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसका मतलब आप सिंपल सा समझिएगा दोस्तों, शीतोष्ण का मतलब है ठंड। ठंड एरिया कहां पर है? कर्क रेखा से ऊपर वाले राज्यों में ठंड भी होते हैं, और नीचे वाला क्या है? गर्म एरिया है। तो भारत में दोनों ही प्रकार की जलवायु है, ठंड भी है और गर्म भी है। उसके बाद भाई आप क्वेश्चंस बताइएगा। जो भजन था हमारा, कौन सा भजन था? बंद कीजिएगा इसको जल्दी से। भजन हमारा कौन सा था भाई? भजन था वैष्णव जंतो, वैष्णव जंतो तन्ने कहिए पीर, तन्ने कहिए पीर पराए जाने रे, पराए जाने रे। तन्ने कहिए वैष्णव जंतो तन्ने कहिए पीर पराए जाने रे। भजन है भाई ये, ठीक है, भजन। तो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भी ये वाला जो भजन है ये किसने गाया है? तो नाम है नरसिंह मेहता। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत ही बड़ा भजनकारी है नरसिंह मेहता। एक बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, नरसिंह मेहता जिसके द्वारा ये भजन गाया गया, वैष्णव जंतो तन्ने के ये पीर पराए जाने रे, गाएगा, ये कहां से बिलोंग करता है? गुजरात से भी, जहां से हमारे अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी हैं। उसके बाद भाई ये भजन किसका प्रिय था? भाई ये भजन किसका प्रिय था? किस स्वतंत्र आंदोलनकारी नेता का ये प्रिय था? तो आंसर है गांधी जी का प्रिय भजन था भाई।
गांधी जी का क्या था, ये प्रिय भजन था। उनकी उसमें गा था, ये गांधी जी का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तन के ये पीर पराए जाने रे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बीज बचाओ आंदोलन कहां से शुरू हुआ। देखो अब मैं आपको कुछ आंदोलन करवाने वाला हूं, उन आंदोलन में क्या है उतनी ही इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर आंदोलन हमारे को ये याद नहीं करना होता कि ये कब हुआ, ना हर आंदोलन हमारे को ये पता करना कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया। जो प्रमुख है ना, जिसकी रेलिवेंस है, वही पॉइंट हम याद करेंगे। जैसे बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन भाई कहां शुरू किया गया, उत्तराखंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम नहीं है ये, ठीक है, उत्तराखंड में किया गया। और इसका मतलब क्या है कि जो आजकल हम उर्वरक का यूज करते हैं ना, कि बिना उर्वरक के भी क्या हो सकती है, खेती हो सकती है भाई, तो उसके लिए आंदोलन शुरू किया गया। उससे रिलेटेड और कुछ आंदोलन और मैं बता देता हूं जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूके में एक और आंदोलन हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। क्या नाम था दोस्तों, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक तो ये पूछ लिया गया चिपको आंदोलन। देखो इसी आंदोलन से रिलेटेड मैं आपको 4 बातें बता दे रहा हूं। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, 1974 में। एक बात और ध्यान रखना, 1974 में हमारा पहला परमाणु टेस्ट भी किया गया था, पहला परमाणु टेस्ट किया गया था 1974 में। और उस परमाणु टेस्ट का नाम क्या था, बुद्धा स्माइलिंग। क्या नाम था इसका, बुद्धा स्माइलिंग, बुद्धा मुस्कुरा रहा है, ये इसका नाम था। वापिस आते हैं तो चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ, उत्तराखंड से शुरू हुआ। उसके बाद भी कब शुरू हुआ, 1974 में शुरू हुआ। भाई इस आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण कौन था, नेता का नाम क्या था, नेता का नाम सुंदर लाल बहुगुणा, इससे रिलेटेड नेता का नाम था। दूसरी बात भाई, ये जो आंदोलन है ना, ये किससे प्रेरणा लेके शुरू हुआ था। भाई पहले एक आंदोलन हुआ था 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। प्रेरणा कहां से मिली थी, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था अमृता देवी के द्वारा। अमृता देवी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अमृता देवी से इंस्पायर होकर सुंदर लाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन शुरू किया, चिपको आंदोलन। एक बात मैं आपको पहले बता दे रहा हूं दोस्तों, मैं यहां पर है ना मैक्सिमम आपको फैक्ट्स देने की कोशिश कर रहा हूं एडवांस लेवल के, वो भी जो हम सामान्यतः नहीं पढ़ पा रहे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं, हाँ बीच में हालांकि कोई कंसेप्ट आएगा छोटा मोटा, वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन दिस इज एडवांस जीके, मतलब कि जहां पर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। हालांकि जो फ्रेशर बच्चे उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, लेकिन जिनका एग्जाम्स पास नहीं हो रहा है, जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी उनका जीके में स्कोर नहीं आ रहा है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। दूसरा, आपने एक रजिस्टर बना लो अलग से, ठीक है। आज हमारी सेकंड क्लास है, धीरे धीरे है ना मैं मॉर्निंग में भी डाला करूंगा क्लास और इवनिंग में, मतलब हर रोज सुबह 30-40 फैक्ट, सुबह 30-40 शाम को, ठीक है। तो ये समझिएगा 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी 60 क्लासेस होगी तो 60 के अंदर अगर डेली के आप 30 भी करोगे, मींस 1800 या 1900 क्वेश्चंस वो कवर अप हो जाएंगे जो आप सामान्यतः क्लासेस में नहीं पढ़ पा रहे हो। टाइम मतलब कि ऐसा नहीं है कि भी आपको पढ़ाते हैं टीचर, लेकिन क्लासेज कम होते हैं तो इतना चीजें नहीं हो पाती, ये वाली चीजें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उससे रिलेटेड कुछ और मैं आपको बता देता हूं, जैसे साइलेंट वैली था भाई, साइलेंट वैली अभियान चला था 1973 में। साइलेंट वैली अभियान, साइलेंट वैली अभियान, साइलेंट वैली अभियान, दरवाजा बंद करो ना। साइलेंट वैली अभियान, ठीक है। साइलेंट वैली अभियान भाई 1973 में था, ठीक है। 1973 में यह आंदोलन चलाया गया था, और कहां पर था ये, केरल में। कहां पर,
केरल में। दूसरी बात भाई ध्यान देना है, 1973 में जब ये चलाया साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली जब चलाया तो 1973 में और क्या हुआ था, केशवानंदा भारती केस हुआ था भाई। कब हुआ था, 1973 में, जिसमें क्या सिद्धांत दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर का, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। देखो पॉलिटी को कोरिलेट कर रहा हूं मैं, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस केस में दिया गया, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत का मतलब ये है कि भी आप संविधान में चेंज तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा चेंज नहीं कर सकते जिससे संविधान की मूल भावना ही चेंज हो जाए। आपको मैंने पॉलिटिकल की क्लास में बहुत डीप में ये समझा रखा, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। 20 मिनट इसी के ऊपर मैं लगाता हूं क्लास में, तो अभी के लिए सिर्फ इतना है। केशवानंदा भारती केस में जो 1973 में हुआ था, कौन सा सिद्धांत दिया गया, बुनियादी ढांचे का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप संविधान में चेंज कर सकते हो, लेकिन मूल भावना चेंज नहीं होनी चाहिए। एक और बात ध्यान दीजिएगा भाई, 1973 में और क्या हुआ था भाई, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान शुरू किया गया। टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने लेके आ रहा हूं। 24 अप्रैल को यह केस हुआ था। कौन सी डेट को, 24 अप्रैल को। कौन सा केस हुआ था, केशवानंदा भारती केस। यहीं से मैं आपको कोरिलेट कर दूं, 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं रे, पंचायती दिवस। क्यों मनाते हैं, क्योंकि भाई 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज क्या हो गया था, लागू हो गया था। पंचायती राज क्या हो गया था हमारा, लागू हो गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1900, देखो साइलेंट वैली 1973 में, 1973 में दो कौन कौन सी घटनाएं घटी, केशवानंदा भारती केस हुआ, दूसरा क्या हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर। केशवानंदा भारती डेट क्या थी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल से कनेक्ट क्या कर दिया, पंचायती दिवस। और पंचायती दिवस लागू कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। तो एक ही पॉइंट से हम पॉलिटिकल साइंस, मिसलेनियस, इंटरनेशनल जीके में हम कवर अप करते जा रहे हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं से मैं आपको बता रहा हूं कि भाई बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। भाई बिश्नोई आंदोलन का संबंध किससे है, राजस्थान से। दोस्तों किससे है, राजस्थान से। बस एग्जामिनर ने इतना पूछा कि बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से। ज्यादा से ज्यादा वो इतना पूछ सकता है किस सदी के दौरान ये आंदोलन हुआ था, तो भाई कौन सी सदी थी वो, 15वीं सदी थी। कौन सी सदी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसमें मैं आपको और कुछ बातें और बताने वाला हूं। चलो यहीं पर बता देता हूं। बिश्नोई आंदोलन भाई बिश्नोइयों के द्वारा शुरू किया गया। यहां से एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आता है, बिश्नोई किस पशु की पूजा करते हैं, भाई किसकी पूजा करते हैं, काला हिरण की। बिश्नोई जो समुदाय है वो किसकी पूजा करता है, काला हिरण की। और काला हिरण जैसे ही आएगा आपको पता लग जाएगा, सलमान खान ने किसको सजा हुई थी, सलमान खान को सजा, मतलब केस में सजा सुनाई गई थी सलमान खान को काला हिरण मारने के उसमें। क्यों, क्योंकि भाई काला हिरण को संरक्षण प्राप्त है। क्यों कि जो इसको मारेगा उसको सजा मिलेगी। किस कानून के तहत, देखिएगा मजा आएगा, किस कानून के तहत, कानून का नाम है भाई वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में बनाया गया, उसके तहत इसको संरक्षण प्राप्त है। और इस कानून में कितनी अनुसूचियां हैं, 6 कैटेगरी हैं भाई, 6 कैटेगरी बना रखी जीवों की, प्रथम अनुसूची, सेकंड अनुसूची, थर्ड अनुसूची। इन कैटेगरियों से क्या होता है कि भाई अगर कोई जो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, फर्स्ट कैटेगरी में है तो उसकी हत्या करना बिल्कुल मतलब दंडनीय अपराध होगा। सेकंड में उससे कम वल्नरेबल होंगे, थर्ड में कुछ कम होंगे, 4 फीट वालों का आप क्या कर सकते हो, शिकार कर सकते हो। तो जो काला हिरण है उसको संरक्षण प्राप्त हो वन्य जीव। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
काला हिरण, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? भाई किसका है? आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का। और यहीं से मैं आपको बता देता हूं, आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बना था। और किस भाषा के आधार पर यह बना था? 1953 में यह बना था। किस भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। देखिएगा हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। तो क्लास का एंजॉय कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जब तक आप लोग देखो, कल कुछ बच्चों ने शेयर किया अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी लगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कुछ का नाम मैं अभी बता भी सकता हूं, लेकिन अभी भी वो बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं या फिर जो नए अभी जुड़े हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा, वो सारे के सारे बच्चे, यार आप लोग उसको भी तो लगाते हो, टिकटॉक को, चाइना की कंपनी वाली कंपनी को आप लगाते हो क्या? जो हमारे बच्चों को भाई सक्सेस करवाएगी, क्या इन वीडियोज को आप नहीं लगा सकते? ठीक है, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा अगर व्यूज बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसके साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। तो 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे और चीजें डिस्कशन करने वाले हैं भाई। चलिएगा, उसके बाद भाई नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अपिको इपको आंदोलन। अपिको आंदोलन, देखो चिपको आंदोलन हुआ किस लिए? कि लोग पेड़ों से चिपक गए थे कि भी हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। चिपको आंदोलन, पेड़ों से चिपक गए थे लोग, वृक्षों से, वृक्षों को बचाने के लिए। ऐसा ही एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन, ठीक है। ये अपिको आंदोलन एग्जामिनर सिर्फ इतना पूछता है कहां पर हुआ था, मतलब किस भारत में। तो ये हमारा कोई एक जगह प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन सामान्यतः इसका आंसर क्या होता? दक्षिण भारत में। कहां पर हुआ था? दक्षिण भारत में। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण भारत में भी मुख्य जगह कौन सी थी। अगर वो मुख्यतः पूछ लेना तो आंसर कर्नाटक आ जाएगा। सामान्यतः पूछे तो पूरे दक्षिण भारत में ये शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1983 में भी। कब हुआ? 1983 में अपिको आंदोलन हुआ। जंगल बचाओ आंदोलन भाई, जंगल बचाओ आंदोलन पर्यावरण से रिलेटेड है। जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ? 1980 में भी। कब हुआ था? 1980 में जंगल बचाओ आंदोलन हमारा हुआ था 1980 में। कहां पर हुआ था? ये बिहार में जंगलों को बचाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके बाद भाई अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 1978 से लेकर 1980 के बीच में हमारे कोई अवकाश योजना, मतलब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। 1978 जनता सरकार आई, उस समय पर जो पंचवर्षीय योजना थी उसको समाप्त कर दिया गया। और 1978 और 1980 के बीच में हमारा अवकाश काल था, उस समय हमारी पंचवर्षीय योजना नहीं थी। एक और आंदोलन है जिसका नाम है मैती आंदोलन। देखिएगा, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन कब शुरू हुआ? 1994 में, 1994 में। 1994 आते आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि 1994 में 22 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था? जो क्लास में बच्चे पढ़े उनको बहुत अच्छे से याद होगा, हरियाणा का पंचायती राज क्या हुआ था? लागू हुआ था 22 अप्रैल 1994 को। उसके बाद दोस्तों इस आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति इस आंदोलन से संबंधित था? ये मैती आंदोलन मित्रता, पर्यावरण के प्रति हमारा मित्रता बढ़ाने के लिए था। और ये सारे के सारे मैंने आज आपको पर्यावरण रिलेटेड आंदोलन ही करवाए हैं, ठीक है। तो मैती आंदोलन हमारा से रिलेटेड आदमी का नाम था कल्याण रावत सिंह। क्या नाम था? कल्याण रावत सिंह। प्रमुख नेता था भी इस आंदोलन का, कल्याण रावत सिंह। दूसरा एग्जामिनर पूछ लेगा कहां पर हुआ था ये? वही आप वाला यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम नहीं, क्या है ये? उत्तराखंड है, ठीक है। पहले मैं भी इसको यूनाइटेड किंगडम ही समझता था, लेकिन जैसे नॉलेज हुआ तो पता लगा ये क्या है? क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड में हुआ था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे भी।
हाँ भाई, उसके बाद है कि भी एग्जामिनर एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि देखो अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, अभी क्या बढ़ रही है, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी किस चीज का संकेत होती है, बेरोजगारी किस चीज का संकेत होती है, बताइएगा जल्दी से, आप बताइएगा कि बेरोजगारी किस चीज का संकेत होती है, बेरोजगारी किस चीज का संकेत होती है, बेरोजगारी किस चीज का संकेत होती है। तो बेरोजगारी है भाई मंदी का संकेत, किसका संकेत है, मंदी का संकेत। मतलब कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी हो जाएगी, जैसे जैसे अभी आप लोगों को पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ने वाली है। उसके बाद भी एक प्रोग्राम था सेतु पाठ्यक्रम, सेतु पाठ्यक्रम, दूसरा सेतु पाठ्यक्रम से रिलेटेड ही था स्कूल लोटो शिविर, क्या था, स्कूल लोटो शिविर, ठीक है भाई। एग्जामिनर ये पूछेगा कि ये दोनों के दोनों प्रोग्राम किससे संबंधित थे, भाई ये दोनों के दोनों प्रोग्राम थे जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है ना, प्राइमरी एजुकेशनों में आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में जो दाखिला होता है ना वो कम होता है, तो प्राइमरी एजुकेशन में नामांकन को बढ़ाने के लिए, उनके दाखिले को बढ़ाने के लिए दो इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आसान, लेकिन आपको पता लगेगा कि आपको ये चीजें आती है या नहीं आते। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रम बल जनसंख्या क्या होती है, श्रम बल जनसंख्या, श्रम बल जनसंख्या। तो आप बताइएगा श्रम बल जनसंख्या किसको मानेंगे, हम 14 से 60 साल के बच्चों को मानेंगे, वर्ष के बच्चों का, कि ये वाले मतलब बच्चे नहीं है बेसिकली, शुरू में बच्चा बाद में बूढ़ा, भाई ये वाले लोग कार्य कर सकते हैं, या फिर 18 से 60 वर्ष के बीच में, या फिर हम मानेंगे 22 से 40 मानेंगे, या फिर हम मानेंगे 15 से 59 वर्ष के बीच में, ठीक है। तो देखो सिंपल सा अगर हम मान के चले तो 14 वर्ष से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पढ़ा होगा राइट टू एजुकेशन की भी 6 से 14 वर्ष, या फिर भी जो हमारे कारखाने एक्ट है बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हुए हैं जहां पर 14 वर्ष से या 14 वर्ष का 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम नहीं कर सकता। दूसरा एग्जामिनर पूछता है ये भाई 18 से 60 सामान्यतः मतलब कि ऐसा माना जा सकता है, 22 से 40 नहीं, ये बात नहीं है, 15 से 59, तो राइट इसका आंसर क्या होगा, 15 से 59 वर्ष। भाई 15 से जो 59 वर्ष के जो लोग होते हैं उन्हीं को हम श्रम बल जनसंख्या में मानते हैं, 15 से 59 वर्ष, क्योंकि 14 वर्ष के बाद बच्चा काम कर सकता है, श्रम कर सकता है, और 59 के बाद वो डिक्लाइन उसमें आ जाता है कि भी लास्ट नेक्स्ट ईयर 60वें साल में तो उसको क्या दे दी जाती है, रिटायरमेंट दे दी जाती है। उसके बाद एक और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने, शिशु मृत्यु दर, भाई आसान क्वेश्चन है, चलते चलते आसान भी होनी चाहिए। शिशु मृत्यु दर, जो ये शिशु मृत्यु दर है ना, ये कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु में हम इसको काउंट करते हैं, मतलब 5 वर्ष के से कम आयु वाले बच्चे की मृत्यु को इसमें काउंट करेंगे, 6 महीने का, 1 साल का, 3 वर्ष का, या फिर 9 साल का। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें ध्यान देना है 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा कि अगर मृत्यु हो जाती है तो वो हम शिशु मृत्यु दर में काउंट करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और आज देखते हैं कितने बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे। देखो भाई शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा शेयर होंगे ना मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए दो क्या ये कुछ भी नहीं है, ये फैक्ट तो भाई मेरे को और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आपको ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, खुद पढ़ूंगा आपको पढ़ाऊंगा, तो वो लेकिन उस चीज के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और आप ही हो वो सोर्स। पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए ना मेरे को, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसे मिलने वाला है, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, और वो प्यार आपके कमेंट्स में दिखना चाहिए, आपकी शेयरिंग में दिखना चाहिए। तो जल्दी से आपने वीडियो को, हाँ अगर अच्छा लगे तो ही शेयर करना, बुरा लगे तो शेयर नहीं करना। मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि भी मैं आपको वैल्यूएबल फैक्ट्स नहीं दे रहा हूं, तो धीरे धीरे मैं खुद ही बंद कर दूंगा इन सब चीजों को। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, बाकी फिर कल मिलेंगे, और शायद मैं कल आपको मॉर्निंग में भी क्लास दे दूं, और कल से कुछ टाइम भी मैं आपको फिक्स कर दूंगा कितने बजे आपको इवनिंग में क्लास मिलेगी, मॉर्निंग में इतना बजे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम एक प्रॉपर शेड्यूल्स में आपके साथ कन्वर्सेशन हुआ करेगा, और कुछ दिनों के बाद हम लाइव आकर भी आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और आपको एक टारगेट भी मैं दूंगा, वीकली टारगेट या फिर 2 डेज का, 3 डेज का, लेकिन वो सब चीजें धीरे धीरे होंगी, एक समय के बाद होंगी। तो चलिएगा दोस्तों, थैंक यू।